मैं जुड़ा हूँ राम भगवान के विचार से, मैं जुड़ा हूँ संघ के विचार से, मैं जुड़ा हूँ जन कार्य के विचार से। कांग्रेसी कहते हैं कि बीजेपी एक डिटर्जेंट पाउडर है जिसमें आते ही सारे दाग धुल जाते हैं। अगर 307 आज भी चल रही है तो दाग तो नहीं धुले। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि 2007 में कोई केस लगता है और उसकी धारा 307 2024 अप्रैल को लगती है। मान लीजिए अगर कल को कांग्रेस सरकार बन जाती है तो क्या आप वापस कांग्रेस में पलटी मारेंगे? बूथ कैप्चरिंग किसकी सरकारों में होती थी, किन लोगों का शासन हुआ करता था, ये हमसे किसी से नहीं छुपा है। बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो प्रदेश में कि 4 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़कर दिखा दे तो समझ में आ जाएगा ताकतवर कौन है और फुस्सी कौन है। ओके, नामांकन वापस लेने का लास्ट दिन था और आपने नामांकन वापस लिया भी। असली वजह क्या थी? तो अक्षय बम को ढाल बना के खुद की राजनीतिक सेकना ये एक अलग बात है। अक्षय बम का उस पार्टी से कोई लेना देना। आप कैलाश जी को क्या मानते हैं? हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केमचो, खम्मा गणी। दिस इज़ योर होस्ट अमित प्रजापति एंड दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्राम्य नारी। आज हम बात करने वाले हैं इंदौर के ऐसे चर्चित चेहरे के बारे में जो इलेक्शन के टाइम काफ़ी चर्चा में रहे। कांग्रेस से उन्हें टिकट मिला, लास्ट मिनट पर उन्होंने उनका नॉमिनेशन वापस ले लिया और बीजेपी को ज्वाइन करके सभी को कंफ्यूज कर दिया। वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन भी हैं और रोल मॉडल भी हैं। उनके सिर्फ एक डिसीज़न ने स्टेट और नेशनल लेवल पर डिबेट को गर्म कर दिया। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अक्षय कांतिबम। सर, स्वागत है आपका स्टोरीज विद अमित में। नमस्कार अमित भाई, बहुत बहुत नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा उसी क्वेश्चन को लेकर जो इंदौर में हर कोई जानना चाहता है। नामांकन वापस लेने का लास्ट दिन था और आपने नामांकन वापस लिया भी। असली वजह क्या थी? क्योंकि कांग्रेसी बोल रहे थे अक्षय बम डर गए, अक्षय बम बिक गए। आप इस बात को कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम इस सवाल के मैं 2 हिस्सों में जवाब देना चाहूँगा कि डर गए और बिक गए। पहली चीज़, डर गए। कैसे हो सकता है कि कोई आदमी इंदौर रहता हो और 100 किलोमीटर दूर जाके बड़नगर, जो कि मेरा पैतृक गांव है, वहां जाके 200 गांव में घूम के पूरी ताकत से टिकट मांगता हो और पूरे 200 गांव में 2.5 लाख लोगों में अपनी इमेज बना लेता हो और एक ताकतवर नेता के रूप में खड़ा हो जाता हो। मैं बड़नगर की बात कर रहा हूँ। बड़नगर से मुझे 2018 में टिकट नहीं दिया गया। इंदौर जैसी 4 नंबर विधानसभा जो कि 50 साल से कभी कांग्रेस ने नहीं जीती है, शायद कभी कांग्रेस को वहां पे कैंडिडेट भी नहीं मिलता है, उस जैसी विधानसभा में संगठन खड़ा कर लेना, वहां पर अपनी बात रखना, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेना, ऐसी जगह से चुनाव लड़ना जहां पे कि मालूम है कि ये किसी भी पॉलिटिकल आदमी के लिए एक सुसाइड कहा जाता है, वहां से टिकट मांगना और चुनाव लड़ने की तैयारी करना, तो डर कैसे गया? अगर डरा हुआ होता तो मुझे तो 3 नंबर और 5 नंबर से टिकट मांगना चाहिए था, जो कांग्रेस को थोड़ी जीती हुई सीटें लगती थी। मैंने 4 नंबर से टिकट मांगा। इसका मतलब मैं भयभीत नहीं होता हूं, मैं डरता नहीं हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता हार और जीत से। रही बात बिक गए, अब शायद जितने लोगों ने नामांकन भरा होगा, गिने चुने मेरे जैसे नामांकन होंगे, पेपर पे है सब चीजें। करेक्ट। तो ये कहना कि अक्षय बम बिक गया, अक्षय बम ने 25 साल पुरुषार्थ करा है और पुरुषार्थ करके काम करके वो इस मुकाम पर आया है, तो ये बोलना बिल्कुल ही गलत है कि वो बिक गया है। आपकी पहला सवाल कि नामांकन वापस क्यों लिया, एक बात बताना चाहता हूं जो शायद आज तक मैंने कभी नहीं कही। जब मेरा टिकट हुआ था तब मुझे देश के एक बड़े नेता ने ये कहा था कि अक्षय, इंदौर के लोगों ने मिलकर तुझे घेर लिया है ये चुनाव का टिकट देके, खुद का ध्यान रखना। ये मुझे कहा गया था तो मैंने कहा मेरी नीयत है काम करने की, मैं काम करूंगा। बस मुझे यही चाहिए कि संगठन मुझे ताकत दे। आज आप जब लोकसभा का चुनाव लड़ने जाते हो, 27 लाख वोटर होते हैं, विधानसभा में आपकी खुद की टीम होती है, आप काम कर सकते हो। लोकसभा में संगठन काम करता है, तो संगठन होना चाहिए। आज अक्षय बम ने डिबेट करी आज तक पे, एनडीटीवी पे, सारे बड़ा मीडिया चैनल पे, वहां पे युवाओं ने अक्षय बम को बहुत लाइक करा। वहां पे मेरे जवाब देने के लिए जो दिए गए हैं उसको बड़ा सराहा गया। लेकिन आज 24 तारीख को मैंने अपना नामांकन डाला, 25 तारीख को आपके पास कोई जनसंपर्क का कार्यक्रम नहीं है, 26 तारीख का कोई जनसंपर्क का कार्यक्रम नहीं है, 27 अप्रैल को कोई जनसंपर्क का कार्यक्रम नहीं है।
क्या आपने एक आदमी को सिर्फ पैसे लेने के लिए टिकट दिया और फिर उसको अकेला छोड़ दिया? ये तो सोचना पड़ेगा। करेक्ट। अगर मैंने 1.25 महीने पहले ऑन रिकॉर्ड 3 बड़े नेता की यहाँ पर सभा मांगी थी, उसमें से एक बड़े नेता 25 अप्रैल 2024 को इंदौर में अवेलेबल थे। वो 3 घंटा एयरपोर्ट पर बैठ के चले गए, लेकिन उनकी सभा इंदौर लोकसभा में नहीं हुई, देपालपुर में नहीं हुई। उसका कोई कारण बता सकता है? नहीं बता सकता। कहते हैं कि प्रत्याशी विहीन कर दिया। आज जब मैंने 4 नंबर विधानसभा का टिकट मांगा था, उसमें राजा मनवानी जी का मैं नाम ले रहा हूं, चूंकि वो अब हमारे साथ ही हैं। उन पे बड़ा उस समय पे चला था कि पाकिस्तान के नागरिक है और ऐसा बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन जब उनका फॉर्म B1 आया, जो कि ऑफिशियल कैंडिडेट को दिया जाता है, उसमें सेकंड ऑल्टरनेट में कोई नाम नहीं दिया गया था। मतलब पार्टी मान रही थी कि ये नाम ही फाइनल है और हो जाएगा। लेकिन जब लोकसभा का फॉर्म B अक्षय बम का इश्यू होता है, तो उसके अंदर 2 नाम होते हैं। एक अक्षय बम का नाम होता है और एक सेकंड कैंडिडेट में मोती पटेल का नाम होता है उसके अंदर। जब आप ऑफिशियल फॉर्म B में लिख कर दे रहे हो, और उस फॉर्म B के अंदर जो कॉलम 5 और 6 है, वो बड़ा स्पेसिफिकली कहता है कि किसी कारणों से अक्षय बम का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, अक्षय बम अपना फॉर्म उठा ले, या अक्षय बम किसी भी कारणों से चुनाव ना लड़ पाए, तो जो पार्टी ने मुझे टिकट दिया था उनकी तरफ से मोती पटेल जी ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे। जमाने को मालूम है, सब जगह पे लीगल टीम होती है। लीगल टीम में 2 तरह के काम वो पूरे कराते हैं। एक कांग्रेस का फॉर्म भरवाते हैं, एक निर्दलीय का फॉर्म भरवाते हैं। अगर अक्षय बम अपना फॉर्म उठा लेगा तो उसका निर्दलीय का एक्सेप्ट हो जाएगा, और कांग्रेस में अगर रिजेक्ट हो गया तो कांग्रेस में एक्सेप्ट हो जाएगा। आपने मोती पटेल जी का सेकंड फॉर्म क्यों नहीं भरवाया? क्या आपके मन में कोई डाउट था, या आप लोगों ने उसको नजरअंदाज करा? तो ये आप लोगों को देखना है कि प्रत्याशी विहीन आपके बड़े नेताओं ने बनाया या अक्षय बम ने बनाया। तो ये एक सोचने योग्य बात है। तो ये कहना कि अक्षय बम डर गया, बिक गया, बिल्कुल गलत है। अक्षय बम ने खुद जाके कलेक्ट्रेट में अपना फॉर्म उठाया है और मीडिया से बातचीत करी है। अक्षय बम कहीं भागा नहीं है, और अक्षय बम कभी हार जीत से डरता नहीं है। अगर हार जीत से डरता तो 4 नंबर विधानसभा से कभी टिकट नहीं मांगता, और ना मिलने पे कभी विरोध नहीं करता। इंदौर के KEM कैम्प भवन में हेलीवन पार्टी के आयोजन को लेकर क्या विवाद हुआ था? उसमें तो बड़ी कहानी हुई है। आज एक बात बताइए, आप जब किसी के यहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते हो एज ए चीफ गेस्ट बनकर, और कोई आदमी वहां पे रावण के परिदेश में है या कुंभकर्ण के परिदेश में या किसी के परिदेश में, अगर आप उनके साथ खड़े होके कोई फोटो खिंचवा लोगे तो क्या आप उसके अधीन आ गए? दूसरी बात, जो ये KEM का इतना बड़ा आज केस हुआ था कि भूतिया पार्टी हुई, अक्षय बम का इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी हो, कोई भी प्रूफ कर दे, मैं पहली बार आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं, आज तक ये बात नहीं बोली कि प्रूफ कर दे कि अक्षय बम ने कोई परमिशन ली है, अक्षय बम ने वो पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, या अक्षय बम रहा है। हाँ, जिन लोगों ने वो पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, मैं उस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, उस ग्रुप का मैं पहले अध्यक्ष भी रहा हुआ हूं। लेकिन हर बार अध्यक्ष बदलते हैं, हर अध्यक्ष अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अक्षय बम का वहां जाना सिर्फ मैत्रीपूर्ण था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था कि वहां पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और हेलोवीन की पार्टी में जो कि बात करी गई है, वहां पे सब लोग अच्छे अटायर में थे, वहां पे जैन खाना था, और जैन खाने के साथ वहां पे जहां पे लगाया गया था वो सबके नॉलेज में था। तो सिर्फ अक्षय बम को टारगेट करना ये हो गया। अक्षय बम की बात करो तो मीडिया में स्पेस मिलेगी, अक्षय बम की बात करो तो मीडिया दिखाएगा। तो अक्षय बम को ढाल बना के खुद की राजनीतिक सेकना, ये एक अलग बात है। अक्षय बम का उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। उस पार्टी में लगभग कितने लोग थे, और क्या आपको पता है कि उस पार्टी की अनुमति थी या नहीं थी? उस पार्टी की बिल्कुल, आप बताइए, आप किसी के भी अगर प्रांगण में घुस रहे हैं, और वो प्रांगण भी ऐसा है जो वहां की हाईएस्ट अथॉरिटी का है, वहां भोजन लग रहा है, 10 दिन पहले से साफ सफाई हो रही है, तो कैसे कह सकते हैं कि परमिशन नहीं है? परमिशन बकायदा ली गई है, परमिशन बकायदा दी गई है। अब आप उसको ये कह सकते हैं, जबकि वहां पे जाने के लिए उस बिल्डिंग में, आपको मैं बताता हूं, PWD के इंजीनियर से लोड टेस्टिंग का भी लेटर है कि कितने लोग चढ़ सकते हैं और कितने लोग आ सकते हैं, उसका भी ऑफिशियल लेटर है।
तो जब इतनी बातें हुई हैं और इतनी सब चीजें हुई हैं, तो उस ग्रुप के लोगों को और उस ग्रुप के लोगों को बोलना कि इन्होंने गलत कार्य करा है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो प्रतिष्ठित परिवार के लोग हैं, जो बिना परमिशन के कोई गलत काम ना तो किसी के साथ करते हैं, ना अपने व्यापारों में करते हैं, ना कभी भी करते हैं। इस विवाद में डॉक्टरों को लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर्स हम लोगों का जीवन बचाते हैं, हम लोगों को तकलीफों से निकालते हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। धरती पे अगर भगवान किसी को कहा जाता है तो परिवार में माता पिता को कहा जाता है और बाहर की दुनिया में डॉक्टर को कहा जाता है। पर कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के कारण ये मामला इतना खराब हुआ। पर मुझे देख के आज भी बुरा लगता है कि जो उस समय पर हुआ था, उसके बाद से आज तक भी उस बिल्डिंग के कोई रख रखाव पे ध्यान नहीं दिया गया, उसके लिए कोई कार्य नहीं करा गया, उसके लिए कोई पूंजी नहीं जोड़ी गई, ना पे वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करा गया। तो ये सब चीजों को देख के बुरा लगता है कि आप जिस बिल्डिंग के लिए, जिसके लिए इतनी बात कर रहे थे, आज भी उसकी इतनी जर्जर स्थिति है। और थोड़ा सा दिल इस चीज को दुख के ज्यादा दुखा कि जो अभी चूहे वाला केस हुआ है, कि आज जो छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हुई है, वो बड़ी दिल दहला देने वाली थी। ऐसा शायद पूरे देश में कहीं नहीं हुआ होगा जो इंदौर में हुआ, और ये बड़ा निग्लिजिबल था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ के प्रशासन के लोग और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी ने जो उस पर एक्शन लिया, और जो पूरी एक सर्जरी चल रही है कि अच्छे से अच्छा इलाज कैसे मिले और बच्चों को ध्यान रखा जाए। मुझे बहुत खुशी है कि इतना जागरूक हमारे यहाँ का नेता, हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री है कि वो इन चीज़ों को ध्यान दे रहा है और इन चीज़ों को और अब जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। सर, एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी तरफ 307 का केस था। आप लॉ कॉलेज के चेयरमैन हैं, आप कानून के मास्टर हैं। जब आपने बीजेपी ज्वाइन की तो क्या आपको ऊपर से आश्वासन दिया गया था कि आपका जो केस है उसको ठंडा कर दिया जाएगा? सर्वप्रथम 307 का केस है क्या, ये आया कहाँ से है? अगर आप मेरा 22 साल का करियर देखेंगे पूरा, चूंकि मुझे काम करते करते आज 25 साल हो गए, 22 साल के करियर में मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। एकमात्र केस है जो कि कनाड़िया रोड की जमीन का हमारे ऊपर केस चल रहा है। उसके अंदर भी जो धाराएं थी वो नॉर्मल धाराएं थी, उसमें कभी भी 307 की बात नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि 2007 में कोई केस लगता है और उसकी धारा 307 24 अप्रैल को लगती है। क्या कारण है इसका लगने का, क्यों लगी है, ये समझने योग्य है। 307 आज लगना और ऊपर से क्या आश्वासन मिलना, मैं चूंकि लॉ कॉलेज चलाता हूं, मेरा न्याय प्रणाली में बहुत ज्यादा विश्वास है, मैं न्यायालयों में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, और अगर ऊपर से अगर ऐसा विश्वास होता तो आज भी वो केस चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी न्याय प्रणाली पे भरोसा है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर पास नहीं होता है, इट डज नॉट बिकम द फाइनल ऑर्डर फॉर एनी इंडिविजुअल। तो आरोपित बोलना और उसके अंदर उसको अक्यूज करना वो एक अलग बात होती है, और एक्चुअली उसके लिए आश्वासन मिल के काम होना ये बहुत अलग बात होती है। कभी भी पॉलिटिक्स में इस तरह से ना तो आश्वासन दिए जाते हैं और ना ही न्यायालयों में कभी इस तरह से काम होते हैं। ओके सर, जैसे आपने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की, मान लीजिए अगर कल को कांग्रेस सरकार बन जाती है तो क्या आप वापस कांग्रेस में पलटी मारेंगे? ये बात पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, ये विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा क्या होती है? विचारधारा की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में जब हम रहते हैं और अगर हम 100 करोड़ और 110 करोड़ लोगों के हितों की बात करते हैं तो हम 3/4 से ज़्यादा जनसंख्या के लिए, उनके कार्यों के लिए और उनके अच्छे कामों के लिए हम बात करते हैं। दूसरा, हम ऐसा नहीं है कि जो बचे हुए उनको लोगों को छोड़ रहे हैं। अगर आप उनको भी देखेंगे, वर्ग विशेष के लिए भी अगर जितना काम 2014 के बाद से उन लोगों के लिए हुआ है, उनके पर्सनल लॉज में हुआ है, वो कहीं पे भी किसी और सरकार ने नहीं किया गया है। तो मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी छोड़ के उधर जाना, और ये कभी विचार आता भी नहीं है। मैं जुड़ा हूँ राम भगवान के विचार से, मैं जुड़ा हूँ संगठन के विचार से, मैं जुड़ा हूँ संघ के विचार से, मैं जुड़ा हूँ जन कार्य के विचार से, और उस कार्य को मैं यहाँ पे आगे रह के बढ़ाऊंगा। ओके कांग्रेसी कहते हैं कि बीजेपी एक डिटर्जेंट पाउडर है जिसमें आते ही सारे दाग धुल जाते हैं। क्या आपके भी दाग धुल गए? अगर 307 आज भी चल रही है तो दाग तो नहीं धुले, तो फिर ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा बीजेपी के लिए कि वो डिटर्जेंट है। और ये वही लोग कहते हैं जिनको ऐसा प्रेरित होता है। बाकी जो सत्य है वो न्यायालयों में होता है, उसके अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ से डिसीजंस आते हैं और उसी पे पूरा कार्य होता है।
सर अभी काफ़ी टाइम से जब से आपने बीजेपी ज्वाइन की है, आपको कैलाश विजयवर्गीय के साथ आपका नाम हमेशा जोड़ा जाता है और उनके साथ आपको हमेशा देखा जाता है। क्या आप मानते हो कि उनकी वजह से ही आपने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है? आप कैलाश जी को क्या मानते हैं? सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी। मैं विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ। रही बात कैलाश जी भाई साहब की, मैं उन्हें पितातुल्य मानता हूँ। जितना प्रेम स्नेह वो मुझे करते हैं, शायद ही मुझे लगता है किसी और कार्यकर्ता को करते होंगे। मैं एज़ उनको देखता हूँ, जब मैं उनको महाराष्ट्र के चुनाव में जाते हुए देखता हूँ, काम करते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वाक़ई ये होता है एक बीजेपी का असली कार्यकर्ता, कि कैसे काम करना है, कैसे लोगों को एकत्रित करना है, कैसे लोगों को संगठन में जोड़ना है और कैसे लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। कैलाश जी एज़ अ इंडिविजुअल बहुत अच्छे इंसान हैं। आप उनके साथ रहो, आपको 100 चीज़ें सीखने को मिलेगी। आज भी इस उम्र में मैं जब भी उनके साथ पितृ पर्वत जाता हूँ, वहाँ पे 24 घंटे की राम कथा चलती है, सब लोग बैठे रहते हैं। आज भी वो बच्चा या ब्राह्मण 8 साल का हो या 80 साल का हो, उसका अंगूठा छू के रोज़ आशीर्वाद लेते हैं, हर आदमी के आशीर्वाद लेते हैं। ये उनसे सीखने के लिए मिलता है। जब बाहर जाते हैं, कहीं खाना खाने जाते हैं, तो पहला सवाल उनके मुंह से सुनने के लिए मिलता है कि मेरे साथ जितनी सिक्योरिटी चल रही है, जितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था है या नहीं है, उन लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया, उसके बाद वो अपनी प्लेट लगाते हैं। जिस भी कार्यकर्ता को रात को 2 बजे भी फोन आता है, उसको 2 बजे भी एंटरटेन करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके साथ खड़े रहना, ये कैलाश जी भाई साहब है। कैलाश जी भाई साहब जिस जगह से चुनाव लड़ते हैं, वहां पे वो इतिहास रचते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। 4 नंबर में 1990 में वो एमएलए बने। उसके बाद से 1990 से लेकर आज तक वहां पे कांग्रेस नहीं जीत पाई। उसके बाद वो 2 नंबर विधानसभा में गए, वहां से वो 3 बार विधायक रहे। लेकिन जब से वो 1992 से 93 से वहां पे विधायक रहे, उसके बाद से लेके आज तक कभी कांग्रेस वहां पर नहीं आई। उसके बाद वो महू गए। महू में जब उन्होंने वहां पे जीता, उसके बाद से लेकर आज तक कोई और वहां पे नहीं जीत पाया। उसके बाद वो 3 नंबर में आए, जो मैं आकाश जी के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं आकाश जी को और उनको एक ही मानता हूँ। आकाश जी जीते, जबकि 3 नंबर कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती थी। उसके बाद गोलू भैया आए और 15,000 वोट के ऐतिहासिक वोटों से जीते। उसके बाद आज वो 1 नंबर में आए और 1 नंबर में जीते, तो आप मान के चलिए कि 1 नंबर में भी नया इतिहास आने वाले टाइमों में गढ़ा जाएगा। कैलाश जी वो भाई साहब है जो एक बार के लिए चुनाव खुद के लिए नहीं जीतते, वो पार्टी का ऐसा कार्य अपने कार्यकाल में कर देते हैं कि उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को बहुत तकलीफ नहीं पड़ती है, सिर्फ जाना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है और वो जीत जाता है। पहले जब आप कांग्रेस में थे और इलेक्शन के टाइम, यूँ कहें कि इलेक्शन के टाइम और जब आप कांग्रेस में थे, दोनों टाइम पे आपको सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में काफ़ी देखा जा रहा था। लेकिन जब से आपने बीजेपी ज्वाइन की है, तब से आप ना ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और ना ही मुझे लगता है कि लोगों के बीच आप ज़्यादा एक्टिव हैं। तो क्या आपको बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है? सोशल मीडिया के अगर आप मेरे फॉलोअर्स के हिसाब से देखेंगे, तो आपको लग जाएगा 1.5 साल में कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं। इसका मतलब कि लोग मुझे देखते ओके। हैं। दूसरी बात, विरोध की राजनीति जब आप करते हैं, तो उस तरह पे लोग देखने वाले आपके लोग अलग होते हैं, और जब आप पक्ष के साथ राजनीति करते हैं, तो उसको देखने वाले लोग आपके अलग होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्य मैं अब कर रहा हूँ, वो जो मेरी मेरी पर्सनैलिटी को या मेरी चीज़ों को सूट करता है, उस तरह के कार्य मैं कर रहा हूँ, और उस तरह के फॉलोअर्स और लोग जुड़ भी रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। ओके। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा था कि पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी और अब कैंडिडेट कैप्चरिंग हो रहा है। आपको लग रहा है कि बीजेपी ने आपका हरण किया है और आपकी मर्जी से आप बीजेपी में आए हो या फिर आपको कैप्चर किया गया है? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है। मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ। अगर मेरी कैप्चरिंग होती तो मैं घर में बैठा होता। मैं खुद तो कलेक्टेड ऑफिस नहीं जाता, खुद अपना फॉर्म नहीं उठाता, खुद आके मीडिया से मैं बात नहीं करता, उसके बाद निकल के मैं सभाएं नहीं लेता और ये नहीं कर रहा था। और रही बात बूथ कैप्चरिंग की, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2014 से लेके आज 2025 में हम बैठे हैं, कभी हमको सुनने में नहीं आया कि बूथ कैप्चरिंग है। बूथ कैप्चरिंग किसकी सरकारों में होती थी, किन लोगों का शासन हुआ करता था, स्टेट में कौन थे, दिल्ली में कौन थे, किन की निगाहों पे और इशारों पे ये काम होता था, ये हमसे किसी से नहीं छुपा है। लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, उसके बाद से ना तो बूथ कैप्चरिंग जैसी बातें होती है, ना सोच होती है, ना वैसा कार्य होता है। अक्षय बम अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से और अपनी विचारधारा से बीजेपी में गया है।
सर आप जिस पार्टी में रहे उसी पार्टी के लोग यानी कांग्रेस के लोग ये कहने लगे थे कि अक्षय तो फुस्सी बम है। आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे? सीधी सी बात है कि अगर अक्षय बम फुस्सी है तो पहले ये सोचना चाहिए था कि अक्षय बम ने आज तक जितने कार्य करे हैं सब धांसू करे हैं। मैं आपको शुरू से बताता हूँ 25 साल पहले से। 2003 में जब मैंने लॉ कॉलेज खोला था उस समय पे लोग एमबीए और इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे थे। लोग मुझे मूर्ख कहते थे कि आपने लॉ कॉलेज इस समय पे खोला है। मुझे कहते हुए आज अच्छा लगता है 2025 में कि आज लॉ कॉलेज सारे एजुकेशन वालों के लिए हॉट केक है, क्योंकि उस पर इतनी मेहनत की गई है, उस पर इतना कार्य करा गया है। पॉलिटिक्स में मैं जब आया तो सबसे पहले मैंने बड़नगर कोशिश करी। बड़नगर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हमारा पैतृक गांव है। आज वहां पे जाना, 200 गांवों में घूमना, 200 गांवों में अपने सब लोगों से संपर्क करना, साधना और उन लोगों के लिए काम करना और पूरी दमदारी से और ताकत से टिकट मांगना और टिकट के आखिरी स्टेज तक रहना, इसका मतलब कि शहर से दूर जाके भी काम कर सकता है। तीसरी चीज, जब मैं इंदौर आया कि मुझे ऐसा लगता था कि 24/7 काम करना पड़ेगा, और 4 नंबर विधानसभा में जब मैंने काम चालू करा तो 4 नंबर विधानसभा में कोई योद्धा या ताकतवर आदमी ही काम कर सकता है, हर आदमी नहीं काम कर सकता। आज अगर आप किसी को कह दो, जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो प्रदेश में, कि 4 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़कर दिखा दे, तो मैं मान जाऊं। अच्छा। तो समझ में आ जाएगा ताकतवर कौन है और फुस्सी कौन है। ओके सर, एक इंदौर की पॉलिटिक्स में आप एक चर्चित चेहरा हैं और एक बड़ा चेहरा भी माना जाता है। क्या हम आने वाले टाइम में आपको इंदौर पॉलिटिक्स में या एमपी के कार्यकारिणी में किसी बड़े रूप में देख सकते हैं? पद मिलना ना मिलना ये भाग्य की बात होती है। पद मिलना या दायित्व मिलना ये संघ, संगठन और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका निर्णय होता है। अक्षय बम का एज अ इंडिविजुअल क्या कार्य होगा? अक्षय कांति बम का एज अ इंडिविजुअल कार्य ये है कि जन कार्य करना, लोगों से अपने आप को जोड़ना, युवाओं से अपने आप को जोड़ना और उनके भले के लिए और उनके लिए जितने कार्य हो सकते हैं वो करना। पद मिलना या ना मिलना ये बड़ा सेकेंडरी होता है, लेकिन जो लाइफ में आप आए हो वो काम करने के लिए आपको मौका मिलना, उन लोगों के लिए काम करना, ये बड़ी बात होती है। ओके। आप एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा एक्टिव हैं तो मैं उसको लेकर आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पर इतना काम किया है, आपके हिसाब से डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमजोरी, अगर मैं दोनों के लिए अलग अलग मुद्दा ना लेते हुए एक ही मुद्दे में अगर मैं आपको समझा दूं, तो धारा 370 ये लोकतंत्र ही था कि धारा 370 से जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज मिला और हम 70 साल तक परेशान होते रहे। और ये लोकतंत्र की और डेमोक्रेसी की और संविधान की ही ताकत है कि आज 370 को हटा दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया और इसके लिए आम जनता भी खुश है और वहां की जनता भी खुश है। तो एक आर्टिकल संविधान का डेमोक्रेसी से कैसे नुकसान कर सकता है और एक आर्टिकल, वही आर्टिकल डेमोक्रेसी की ताकत से कैसे आम जनता को फायदा पहुंचा सकता है, यही होती है लोकतंत्र की ताकत, यही होती है संविधान की ताकत। आप एक लॉ कॉलेज चलाते हैं और आप लॉ कॉलेज के चेयरमैन भी हैं। सर अभी बार काउंसिल ने अभी 3 साल के लिए नए कॉलेजेस पर बैन लगा दिया है। आपको क्या लगता है कि इस फैसले से क्वालिटी लीगल एजुकेशन बढ़ेगी या फिर छोटे शहरों के स्टूडेंट्स के साथ की जो अपॉर्चुनिटी हैं वो कम हो जाएंगी? नहीं, ये इसका मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस निर्णय का। इसका कारण है क्योंकि आज से 23 साल पहले भी जब एजुकेशन डिटोरेट हो रहा था तो कुछ समय के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया था। लेकिन अगर आप ये माने कि जो 2003 में 100 कॉलेज हुआ करते थे, आज की तारीख में वो कॉलेज बढ़ के लगभग 2000 हो गए हैं, मतलब 20 गुना बढ़ गए। मैं एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब वो चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन अगर रोज कॉलेजेस अगर बढ़ते जाएंगे तो गुणवत्ता पे कोई ध्यान नहीं देगा। तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ये रोकना ये सबके लिए बेहतर है। आज ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट और तहसील प्लेसेस पे लॉ कॉलेजेस खुल चुके हैं। जिसको 5 ईयर लॉ करना है उसके लिए भी है, 3 ईयर लॉ करना है उसके लिए भी है। तो अब टाइम है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, अब टाइम है कि लोग नेक के लिए जाएं, अब टाइम है कि लोग अच्छे से अच्छी पढ़ाई के साथ साथ क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर उन बच्चों को दे सकते हैं, मॉडर्न लॉज के लिए क्या बात कर सकते हैं, उस गुणवत्ता पे अगर ध्यान देंगे तो वाकई जो लॉ एजुकेशन का एक अभी
अच्छा सिनेरियो बना हुआ है वो और इससे बेहतर ही होगा समय के साथ। ओके सर, आपने संविधान को लेकर के कुछ प्रोग्राम एक किया हुआ था कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे, आपके बारे में उसमें मैंने पढ़ा था, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि वो उसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि संविधान का जो कार्यक्रम किया, आपने कहा कि अक्षय बम, थोड़े सवाल पहले पूछा था कि अक्षय बम आजकल एक्टिव नहीं है, उनको देखते नहीं है, पॉलिटिकल से साइडलाइंस है। तो मैं इसको कहना चाहता हूँ, अब जैसे ये दायित्व है कि आपको संविधान पे काम करना। आज पूरे देश में एक परिचर्चा का विषय है संविधान, कि संविधान पे सब बात करते हैं, बड़े बड़े नेता भी लोकसभा के अंदर कॉपियां दिखा के कहते हैं कि इसका दोहन हो रहा है, इसको पालन नहीं हो रहा है। और दूसरी जगह वहीं पर हमारी पार्टी है जो इसको किस तरह से पालन करा रही है। संविधान, आज तक आपने सुना होगा कि सब जने संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन कौन शपथ लेता है? या तो जो मंत्रीगण होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, या केंद्र सरकार होती है, या स्टेट सरकार होती है, या फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि उसके लिए लेते हैं, या जुडिशरी वाले होते हैं जो कि उसके लिए लेते हैं। लेकिन आम नागरिक, आम जनता कभी भी संविधान की शपथ नहीं लेती है। आज संविधान एक ऐसा, मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत का ग्रंथ है जिसको सब मानते हैं। आज हमारे यहाँ पे त्रेता युग के अलग ग्रंथ हुए हैं, द्वापर के अलग हुए हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट भारत का, आजाद भारत का कोई सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है तो वो संविधान माना गया है। देश का राष्ट्रपति भी और देश का आम नागरिक भी अगर किसी चीज से बंधा हुआ है तो वो संविधान से बंधा हुआ है। तो संविधान के लिए हमने एक कार्यक्रम करा, उसके लिए हमने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया, कि सबसे पहले आम जनता ने नागरिक शपथ विधि समारोह करा, कि आम जनता भी अपने कर्तव्यों के लिए शपथ ले कि वो देश के प्रति और अपने कर्तव्यों का इस संविधान के अनुसार अपना पूर्ण पालन करेंगे। तो ये कार्यक्रम किया था जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी आए थे, और कैलाश जी भाई साहब थे, महेंद्र सिंह जी थे, और सारे नेता उसके अंदर आए थे, और एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। इसी के साथ जब ये आयोजन मैंने करा, इसके बाद मुझे कोचीन में शिक्षा उत्थान न्यास है जो कि शिक्षा के लिए बहुत काम करता है, वहां पे परम पूजनीय जी मोहन भागवत जी आए थे। मैंने वहां पे एक बात बड़ी ताकत से रखी कि जो संविधान की शिक्षा है, आज हम स्कूलों में या कहीं पर भी पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिविक्स में या नॉर्मल चीजों में हम उसको पढ़ाते हैं, लेकिन संविधान की शिक्षा हर बालक को और हर बच्चे को और हर विद्यार्थियों को उसका नॉलेज होना चाहिए। मैंने वहां पे कोचीन में अपनी बात रखी थी कि इसको, संविधान को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि परम पूजनीय जी ने 100 वर्ष संघ के पूर्ण होने पर 28 अगस्त को ये कहा है कि बच्चों को, जो क्लास 5वीं से लेकर ऊपर तक के बच्चे हैं, उनको प्रीएम्बल, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दिशा निर्देश, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए और ये पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जिस चीज पे काम कर रहा था, जिस चीज से जुड़ा हुआ हूं, उसको देश के टॉप लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे लागू कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, आज की न्यू जनरेशन के लॉयर्स के सामने बहुत अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो इंटर्नशिप का स्ट्रगल हो, टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना हो, या फिर बड़े लॉयर्स के साथ अपना स्पेस बनाना हो। आपको क्या लगता है इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए सिस्टम और खुद स्टूडेंट्स को क्या अप्रोच रखनी चाहिए? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जो कहते हैं कि पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज है, तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आज की तारीख में वकीलों का काम सिर्फ सिविल के केसेस करना या क्रिमिनल के केसेस करना नहीं रह गया है। आज वकीलों को बहुत ऊपर उठ के सोचना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जिस तरह से समन्वय हमारे नॉर्मल जीवन में हुआ है, जैसे कि एआई आया है या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आए हैं, लॉ का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। होता क्या है कि आज जो कॉलेजेस जो नॉर्मल चीज़ों पे पढ़ा रहे हैं, कि सिर्फ जो कॉलेज की बुक्स हैं या बार काउंसिल का करिकुलम है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अब आप जैसे कि आज देखें कि आईपीएल हो रहा है और सब चीज़ें हो रहे हैं और ड्रीम 11 जैसी कंपनियां हैं, तो आपको गैम्बलिंग लॉ के बारे में बात करनी पड़ेगी। आज की तारीख में जितना यूथ अवेयर हो गया है, तो गैमेट लॉ की बात आपको करनी पड़ेगी, आपको व्हाइट कॉलर क्राइम्स की बात करनी पड़ेगी। आजकल क्राइम वही नहीं होता है, आज बैंकों के बड़े अधिकारी होते हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बड़े अधिकारी होते हैं, वहां से व्हाइट कॉलर होता है, क्राइम होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर आपके कोई क्राइम्स हो सकते हैं पूरे के पूरे।
एक आर्टिफिशियल इंडिकेशन होता है कि जैसे आपने एक मूवी देखी होगी वॉर, उसके अंदर आप कहाँ से मिसाइल छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन की बात होती है, डाटा एनालिटिक्स की बात होती है। आपको बच्चों को इन लॉज के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, इन लॉज के बारे में समझाना पड़ेगा। हम एज ए इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हमारे यहाँ पे इनके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज कराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब बच्चा 5 साल बाद यहाँ से निकलेगा और जो फ्यूचर है वो इन मॉडर्न लॉज का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जो कंजर्वेटिव और जो हमारे नॉर्मल लॉज चले आ रहे हैं, उसके परिपेक्ष इन लॉज और इन लॉज में ज़्यादा नौकरी होगी और ज़्यादा केसेस होंगे। ओके सर, कुछ बात हम यूथ की करेंगे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपके कॉलेज में भी इलेक्शन हुए हैं। अगर युवा राजनीति में आना चाहता है तो उनको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और किस तरीके से वो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं? 2 तरह से राजनीतिक की करियर की शुरुआत हो सकती है, 2 तरह के बच्चे होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप सोच रहे हैं कि राजनीति आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल राजनीति में नहीं आना चाहिए। अगर आपका ध्येय पैसे कमाना है, आप पहले 10-15 साल खुद के करियर पर दे दीजिए। उसमें आप अपनी लाइफ को, अपने फैमिली को और अपने बच्चों को सेटल करिए। उस तरह का एक अमाउंट आप इनकम अर्न कर ले कि आप जब भी जन सेवा के लिए जाएं, जन कार्यों के लिए जाएं, तो पैसा आपके दिमाग में ना हो, आप वाकई जन कार्य का मतलब जन कार्य करते हो। पहली चीज ये है। दूसरा, जिनकी फैमिली ऑलरेडी स्ट्रांग है, जिनके फैमिली में ऑलरेडी ये कल्चर है, वो लोग अगर आना चाहें तो उनको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि देश को आज नीड है अच्छे युवाओं की, अच्छे टेक्नोलॉजी ड्रिवन पीपल की, ऐसे लोगों की जो वाकई देश को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जो देश को सुपर पावर समझते हैं। और आज 35 से 40% हमारी जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में युवा है। तो अगर युवा आज पॉलिटिक्स में आता है तो पॉलिटिक्स का स्तर भी और हमारे डेवलपमेंट का स्तर भी हर तरह से बढ़ेगा। क्या राजनीति में पैसे की आवश्यकता होती है? राजनीति में पैसे की आवश्यकता तो नहीं होती है। जिन लोगों का सोच होता है कि जन कार्य करना है, उनको वैसे लोग मिल जाते हैं, वैसी मदद करते हैं और वैसा काम करते हैं। पैसे की जरूरत अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लगती है, पर अगर आप वो पहले से तैयारी कर आ रहे हो तो फिर आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोग आपको बता सकता हूँ, या ऐसे नेता बता सकता हूँ जिनके पास 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए की भी पूंजी नहीं है, पर वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं और अच्छे मतों से जीत कर विधानसभा और संसद भवन में पहुँचते हैं। अभी जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन्हें पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए, छात्र राजनीति में, या फिर नहीं उतरना चाहिए उन लोगों को? अगर उनका ध्येय देश के लिए है, अगर उनका ध्येय जन कार्य को लेकर है, तो उनको बिल्कुल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एकमात्र ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप सिस्टम के थ्रू बहुत सारे लोगों का, गरीब लोगों का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, महिलाओं का, युवाओं का इतना भला आप कर सकते हैं जितना भला आप ना तो खुद की इंडस्ट्री डाल के, ना तो खुद की दुकान डाल के, ना खुद का काम करके कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मन में जन कार्य है और आगे बढ़ाना आप देश को चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए। सर, लास्ट 2 सवाल है मेरे जी। पहला है कि आपने इतना बड़ा एम्पायर, मुझे जहाँ तक लगता है आपने खुद ने ही खड़ा किया है, तो इसके पीछे की पूरी जर्नी क्या है? आप इसको एम्पायर कहते हैं, पर मेरे हिसाब से तो मेरी शुरुआत है। अभी मुझे बहुत आगे बढ़ना है। और शुरुआत तो ऐसे हुई है कि मैं सबसे पहले तो प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाता था, आज से 25 साल पहले। मैंने घर घर जाके पढ़ाया है। उसके बाद मैंने ट्यूशन्स खोली, मेरी खुद की ट्यूशन्स मैंने 2 साल चलाई हैं। उसके बाद मैंने लॉ कॉलेज खोला है। लॉ कॉलेज खोलने के बाद नर्सिंग कॉलेज खोला है। नर्सिंग कॉलेज खोलने के बाद मैंने मैनेजमेंट और कॉमर्स कॉलेज खोला है। फिर मैंने खुद का रियल एस्टेट का काम चालू करा। फिर मैंने खुद का स्टार्टअप का काम चालू करा। ये सब कार्य मैंने करे हैं। मैं इसमें जो टीम मुझे मेरे साथ में मिली है और मेरे माता पिता का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सफलता की कुंजी में सबसे बड़ा हाथ उनका ही है। मैं अपने पिताजी के लिए हमेशा हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, क्योंकि वो एक नौकरी पेशा थे, लिमिटेड इनकम थी, लेकिन उन्होंने मुझे काम करने के लिए अपना घर गिरवे रख के पैसे दिए। तो मैं जितने उनके पैर धो के पीऊँ वो कम है। तो वो पैसों से मैंने काम चालू करा, वो 12 लाख से 13 लाख रुपए से, और आज यहाँ तक की जर्नी है। शायद मैं भगवान कहीं ना कहीं मेरे को एक ज़्यादा स्पेशल आशीर्वाद देते हैं कि जिन लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो कॉलेज में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज वो बरसों से जुड़े हुए हैं और वो आज दिन रात मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो तरक्की है और ये जो सब खड़ा हुआ है, ये अक्षय बम का ना तो इंडिविजुअल है, ना उसके परिवार का इंडिविजुअल है। ये समग्र यहाँ पे काम करने वाले सारे लोग, वो जो कि शैक्षणिक लोग हो या अशैक्षणिक लोग हो, जितने भी लोग हैं, ये सबकी जॉइंट एफर्ट और जॉइंट टीम से हमने ये मुकाम हासिल किया है। ओके,
स्टूडेंट्स के लिए या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें? मैं तो हमेशा यही कहता हूँ और अपने डायरी में भी लिख कर रखता हूँ कि ट्राइंग इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सदैव कोशिश करो। राम जेठमलानी जी ने एक बड़ा अच्छा कोट कहा था, मैं जगह जगह कोट भी करता हूँ उसको, कि जीवन में हमेशा कोशिश करो कि खूब उड़ सको। उड़ ना सको तो खूब तेज दौड़ो, और तेज ना दौड़ सको तो जॉगिंग करो, और जॉगिंग भी ना कर सको तो तेज चलो, और तेज भी ना चलो तो रेंगो। कुछ भी करते रहो, जीवन में सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहो। जो आदमी सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहता है वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेता है। बस एक आखिरी सवाल, जी, आप खुश हो बीजेपी ज्वाइन करने से? सच में आप बताइएगा, आप खुश हैं या नहीं? मैं खुश हूँ अपने जीवन से। मैं जहाँ हूँ, जो पाया है उससे बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे भगवान ने दिया है, मुझे अपनी गुबद और औकात से बहुत ज़्यादा दिया है भगवान ने। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जहाँ मुझे और भगवान आगे लेकर जाएगा वो इससे बहुत बेहतर होगा। तो मैं भगवान में फर्म बिलीवर हूँ। भगवान के बिना हाथ जोड़े, माँ बाप के बिना पैर पड़े मैं कभी घर से निकलता नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ तय है, नियति तय है। आपका जो होना है वैसा वैसा डेस्टिनी आपके साथ करती है और आपको लेकर जाती हो। आप तो सिर्फ एक मोहरा मात्र हो, सब चलाने वाला ऊपर वाला है। Correct. वो अपनी साइकिल और घड़ी चलाता है, जैसा जिसको चलाना होता है वो चलता है। आदमी कुछ नहीं करता, ये आदमी की सोच है कि मैं कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं करता है। Correct. ये सब कराने वाला ऊपर वाला ईश्वर है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।